नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर, है ना। नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। नवनिश्चयवाद क्या है? नवनिश्चयवाद एक सिद्धांत है, ठीक है, जिनके प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। और ग्रिफिथ टेलर ने, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मेरा चेहरा तो आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास तो है नहीं, ठीक है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चन को शॉर्ट में समझा दूं और आप सभी को दिखा दूं, है ना। देखो, नवनिश्चयवाद में ग्रिफिथ टेलर ने यह भी बताया है, मनुष्य जैसे हम सभी ना तो प्रकृति के दास हैं और ना ही मालिक है, ठीक है। और नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखो, मैं आप सभी को आज की क्लास में क्या क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप सभी ये जान लो, ठीक है। मैं आप सभी को आज की क्लास में बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफिक का, क्या ज्योग्राफिक का यानी कि भूगोल का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो, सबसे बड़ी बात ये है, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बात को आप सभी ख्याल रखिएगा। अगर आप सभी सच में सीरियस हो कि मेरे को ज्योग्राफिक में 2027 के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90% मार्क्स लाना है, तो वीडियो को बस पूरा जरूर देखना। मैं आप सभी को आगे वीडियो में कहीं पर भी जरूर बताऊंगा कि कैसे आप 90% मार्क्स ज्योग्राफिक में हासिल कर सकते हैं, है ना। चलिए, आप सभी को एक नंबर का क्वेश्चन शायद याद हो गया होगा। देखो, गर्मी है, थोड़ा सा बोलते बोलते कहीं पर हिचकिचा जाऊंगा, आप सभी मेरे को माफ कर देना, ठीक है। ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लगभग 30 मिनट का 35 मिनट का। कितना बड़ा वीडियो होगा ये तो किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। बस आप सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? या तो कि आप सभी को नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर है, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ने इस निश्चयवाद में यह भी बताया है कि मनुष्य ना तो प्रकृति का मालिक है और ना ही दास है, ठीक है। नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए, 2 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो, इनमें कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र का मतलब क्या होता है। शायद बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो बच्चे क्या करेंगे, ठीक है। देखो, मैं सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, ठीक है। इसका रीजन है मेरे भाई, ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है। मैंने बच्चे को देखा है, वीडियो को मैं जहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पर वो बच्चे वीडियो को भगा देते हैं, स्किप कर देते हैं, वीडियो को भगा के देखते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन को देखते हैं और जो सही आंसर है उसको देखते हैं। इसलिए जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा तो मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन को एकदम आराम से विस्तार से समझा के बताऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। लेकिन ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप सभी ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में बताते जाऊं, ठीक है। इनमें कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखो, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कहने का मतलब होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कहने का मतलब होता है जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। वे इलाके जहां बहुत कम लोग रहते हैं उन्हें विरल जनसंख्या आप भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो प्रति वर्ग किलोमीटर में 10-15 लोग या उससे भी कम रहना, प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। 1 किलोमीटर में 10-15 लोग रहेगा तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाएगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर होगा सही आंसर दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है। 2 का सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला यानी कि सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर है? भारत में या फिर चीन में? बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, एक बात इंपॉर्टेंट बात है, 2026 में भारत जो है प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर भारत है, याद रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछे 2027 के बोर्ड एग्जाम में तो बिहार बोर्ड आप सभी को यही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर आप सभी भारत में टिक मारोगे तो उसके बाद ही आप सभी को 1 नंबर प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। चीन दूसरे स्थान पर चले गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चीन दूसरे स्थान पर आता है, भारत सबसे पहले स्थान पर आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। इनमें कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इनमें कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? बताइए, अगर आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। गर्मी है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ तब तक, ठीक है। बताइए आप सभी। देखो, वीडियो का लेंथ भले ही कितना बड़ा हो जाए, ठीक है,
लगभग वीडियो 40 मिनट का हो जाए चाहे 45 मिनट का हो जाए, लेकिन आप सभी वीडियो को स्किप मत करना मेरे भाई, ठीक है। अगर आप सभी को मालूम है तो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रतिकर्ष बताइए। देखो इनमें कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अब देखो प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या होता है ये भी आपसे भी जान लो। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है वे मजबूरियां, ठीक है, वे मजबूरियां जिनसे लोगों को गांव छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो किसके कारण, जल की कमी के कारण, ये तो किसी ना किसी तरीका से मिल ही जाएगा। बेरोजगारी, या फिर महामारी, या फिर चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं, ठीक है। तो देखो बहुत सारे गांव में ना ही अच्छे तरीका से आपको रहने का सुविधा मिलेगा और ना ही किसी तरह का बेहतर तरीका से पढ़ाई करने का सुविधा मिलेगा। आप सभी जानते हैं सरकारी स्कूल में किस तरीका से पढ़ाई होता है, प्राइवेट स्कूल में अगर आपको पढ़ना है तो लगभग 10,000 कम से कम महीना आपको लगभग करेगा। और चिकित्सा, चिकित्सा का मतलब आप सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है वे मजबूरियां, वे कारण जिनसे लोगों को गांव छोड़ना पड़ता है, गांव छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, ठीक है, हैदराबाद चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, यही हुआ प्रतिकर्ष कारक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए 5 नंबर में देखते हैं, एकदम आराम से देखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन को पढ़ो आप सभी और बताओ अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर मालूम है तो। क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है, बताइए। बताइए मेरे भाई क्या हो सकता है। देखो मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है। बहुत बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या मानते हैं मालूम है, अगर मालूम है तो बताओ। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, नार्वे, नार्वे में टिक मारते हैं, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर आते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। याद रखिएगा, भूल के भी स्किप मत करना वीडियो को, नार्वे गलत है, आइसलैंड में आपको टिक मारना है। मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है, आइसलैंड, नार्वे दूसरे स्थान पर है ना। चलिए सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर मिलेगा, आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इनमें कौन रोपण सॉरी इनमें से कौन सी रोपण कृषि की फसल नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप सभी को, रोपण कृषि की फसल इनमें से कौन नहीं है, कॉफी, गन्ना, गेहूं या फिर रबर, बताइए इन चारों में सही विकल्प क्या सही आंसर है। इनमें कौन सी रोपण कृषि की फसल नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है, हो सकता है आप सभी को एग्जाम में 2027 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सीधा सा है, निम्नलिखित में कौन रोपण कृषि नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब तक मैं हूं, ठीक है। देखो मैं आप सभी को पहले भी बताया था वीडियो के शुरू में कि मैं बोलते बोलते कहीं पर हिचकिचा जाऊंगा, ठीक है। लंबा वीडियो होगा इसलिए बोलते बोलते कहीं पर हिचकिचा जाऊंगा, ठीक है। कहीं पर भी एडिटिंग फिडिटिंग नहीं किया गया है, ठीक है। बस शुरू में थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है, ठीक है, और कहीं पर भी एडिटिंग फिडिटिंग नहीं किया गया है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, रिकॉर्डिंग क्लास है, बस आप सभी जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। देखो इनमें कौन रोपण कृषि की फसल नहीं है। गेहूं जो है रोपण कृषि की फसल नहीं है, ये एक सामान्य खाद्यान्न फसल है, समझिए आप सभी। गेहूं रोपण फसल नहीं है, एक सामान्य तरीका से छीटा जाता है, आप सभी गांव घर में देखे होंगे। निम्नलिखित में कौन रोपण कृषि की फसल नहीं है, तो गेहूं रोपण कृषि की फसल नहीं है, ठीक है। जबकि कॉफी, गन्ना, रबर, क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कॉफी, गन्ना, रबर ये सभी क्या है, ये सभी बागानों में बागानों तरीका से इनको उगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। 7 नंबर में वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल कौन सी है। वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल कौन सी है, बताइए, देख के बताइए। देखो 7 का सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, गेहूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर में खट्टे रसदार फलों की कृषि बोले या फिर खेती कहाँ की जाती है, बताइए। खट्टे रसदार फलों की कृषि कहाँ पर की जाती है, कौन से क्षेत्र में की जाती है। तो देखो आपको याद रखना है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए संतरा, अंगूर ये सभी खट्टे फसल जितने भी होते हैं ना, ज्यादातर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही होते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर में इनमें कौन चतुर्थ क्रियाकलाप है, बताइए। चतुर्थ क्रियाकलाप, देखो चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है। चतुर्थ क्रियाकलाप का मतलब आप वैसे समझ सकते हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उच्च ज्ञान, अनुसंधान, सूचना तकनीक और विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षण कार्य से जुड़े होते हैं,
ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप ऐसे समझो, चतुर्थ क्रियाकलाप जो ना, चतुर्थ क्रियाकलाप शिक्षा से संबंधित जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में होगा मछली पकड़ना, ये तो गलत है। विश्वविद्यालय अध्यापन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर मान लो विश्वविद्यालय अध्यापन अगर ऑप्शन में नहीं रहे, ज्यादातर यही रहता है विश्वविद्यालय अध्यापन। ठीक है, अगर मान लो नहीं रहे तब क्या करोगे आप सभी? देखो आपको 3 ऑप्शन दे सकता है। देखो कौन कौन सा? सबसे पहला उच्च ज्ञान, अनुसंसाधन, सूचना तकनीक और विश्वविद्यालय अध्यापन। इन चारों में ही कोई एक ऑप्शन देगा, आपको आराम से टिक मार देना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं फिर से सुन लो। सबसे पहला तो ये हो गया विश्वविद्यालय अध्यापन, और दूसरा हो गया उच्च ज्ञान, तीसरा अनुसंसाधन, चौथा सूचना तकनीक, है ना। चलिए, और हाँ मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, इनसे पहले भी लगभग बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 12 के ज्योग्राफी का लगभग 5-6 क्लास करवा दिया गया है। अगर आप सभी इनसे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो मेरे भाई? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, सबसे ऊपर में ही। ठीक है, ज्योग्राफी का आप सभी प्ले लिस्ट खोलना। 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी क्लास करवाया गया है, सभी क्लास में सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और हाँ, अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस हो गया काम। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। चलिए 10 नंबर में देखते हैं, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ज्यादातर यहाँ से आयात निर्यात होते रहता है। ठीक है, आयात निर्यात यानी कि एक देश से दूसरे देश माल ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, चलिए 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यानी फिर आप सभी को ऐसे भी ऑप्शन में दिखाई देगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, तो टिक मार देना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1881 में, 1901 में, 1951 में? बताइए 12 का सही जवाब क्या होगा? 12 का सही जवाब क्या होगा? देखो, भारत में पहली अधूरी जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं आपको काफी अच्छे से बता देता। ठीक है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता। 1872 में, सन 1872 में लॉर्ड मेयो, यहाँ देखो लॉर्ड मेयो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लॉर्ड, डिजिटल बोर्ड नहीं ना है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, लैपटॉप पे लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पेन टैब की मदद से। लॉर्ड मेयो 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन पहली पूर्ण और नियमित जनगणना, ठीक है, 1872 में जो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, ये क्या हो गई थी? ये विलुप्त हो गई थी। ठीक है, विलुप्त कहने का मतलब आप भी ये से समझ सकते हो मेरे भाई, अधूरी जनगणना है ना, अधूरी जनगणना। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में एक जनगणना, पूर्ण जनगणना हुई थी। ठीक है, कब? 1881 में। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किनके शासनकाल में? किनके शासनकाल में बताइए, मालूम है किनके शासनकाल में हुई थी? मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लिख देता हूं, आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहेगा। लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा सही आंसर। ठीक है, देखो अधूरी जनगणना कब हुई थी? अधूरी जनगणना 1872 में हुई थी। ये कम क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही कम पूछता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। 13 नंबर में अब मैं आप सभी को सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ के बताऊंगा, आप सभी याद करते जाना। ठीक है, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा अगर सभी क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा तो। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो बिहार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा था? जन घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो बिहार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 14 नंबर में भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? भारत के कौन से ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक महिला स्त्री पढ़े लिखे हैं? तो केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केरल होगा सही आंसर 14 का। चलिए 15 नंबर में इनमें कौन सा प्राचीन नगर है? बताइए इनमें कौन सा प्राचीन नगर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, प्रयागराज एक प्राचीन नगर है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, याद रखना एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, 17 नंबर में भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन राज्य कौन करता है?
यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, 28 गो राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा चावल की खेती करता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, उत्तर प्रदेश में टिक मारते हैं, जो कि सरासर गलत है मेरे भाई। यहाँ पर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है, 18 नंबर में, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? बताइए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? भारत के कौन से राज्य में है? तो देखो याद रखना गुजरात में है, अगर नहीं मालूम है तो याद रखना गुजरात में है। ठीक है, 19 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन सा राज्य है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक? तो देखो 19 का सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 19 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा उड़ीसा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। ठीक है, चलिए, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर कर्नाटक? बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? बताइए। देखो 20 का सही आंसर है मेरे भाई, झारखंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, 21 नंबर में, हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र कौन सा है? ठीक है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र है हावड़ा से लेकर के कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता से हावड़ा के बीच। चलिए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? हम लोग जो फ्लाइट में बैठते हैं, जहाज, प्लेन, एरोप्लेन, उनकी शुरुआत कब हुई थी? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखना है 1911 में। कोई बड़ी बात थोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 22 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भाई। भारतीय रेल को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है? यहाँ देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखो ध्यान से पढ़ो इनको, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। देखो इनको मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे इस क्वेश्चन को लेकर के। देखो, भारतीय रेल के 19 जोन है, जोन अलग होता है और मंडल अलग होता है। ठीक है, भारतीय रेल के 19 जोन है, मेट्रो रेलवे कोलकाता सहित, यानी कि मेट्रो रेलवे कोलकाता में जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है उनको लगा करके 19 जोन है। ठीक है, इन जोनों को आगे 70 मंडलों में विभाजित किया गया है। 19 जोन जो है इनको कुल मिलाकर के 70 मंडलों में विभाजित कर दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, 70 मंडल। यही ऑप्शन भी पूछता है। ठीक है, भारतीय रेल को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है? 70 मंडल। ठीक है, अगर आप सभी को ऑप्शन में मंडल के जगह पर जोन दिखाई दे, जोन, तो आपको 18 जोन में टिक मारना है। ठीक है, अगर 18 जोन में, अगर 18 जोन दिखाई दे, अगर 18 जोन दिखाई दे तो 18 जोन में टिक मारना है। अगर 19 दिखाई दे तो 19 में टिक मार देना आपसे भी। ठीक है, लेकिन 18 या फिर 19 में कोई एक ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ गए? सहमत हैं? चलिए 24 नंबर का देखते हैं। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का जावा गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर और देवरिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देवरिया ज्यादातर नहीं पूछता है, मैंने आपको, आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, गोरखपुर ज्यादातर रहता है, आपको याद रखना है। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर को। ठीक है, 25 नंबर में, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु? देखो 25 का सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए, कितने बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक सभी क्वेश्चन आंसर याद हो गए हैं? जिनको जिनको याद हो गया है अपना नाम कमेंट कर देना, नाम कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लोगों की एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आप सभी के लिए क्लास लेके आता रहूं। ठीक है, कितना गर्मी है, लगभग अभी कितना समय हो रहा है, 1 मिनट में चेक करता हूँ, 11:54। ठीक है, 11:54 हो रहा है AM। ठीक है, 11:54 हो रहा है, यानी कि अपराह्न में। अभी कितना ज्यादा गर्मी है, मेरा टीना का घर है, मैं फिर भी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ पंखा वंखा बंद करके। मेरा शरीर देखोगे तो पूरा भींगा हुआ है, लेकिन आपसे भी कुछ नहीं करते हो, ऐसे में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर में, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आप सभी जिन्हें हाईवे, ओवर ब्रिज, वही वाला रोड जो 4 लाइन जिसे हम सभी कहते हैं, 4 लाइन, 8 लाइन। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44, NH 44। ठीक है, जिनको हम सभी शॉर्ट में आप सभी देखे होंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है NH 44। ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, राजमार्ग है। ठीक है, चलिए
सलेम इस्पात उद्योग किस राज्य में है? सलेम इस्पात उद्योग कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? बताइए। तो 27 का सही आंसर आपको याद रखना है, तमिलनाडु में। ठीक है, सलेम इस्पात उद्योग किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरिया नामक रोग होता है, अतिसार जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी कहाँ पर है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई? बताइए मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी मुंबई होगा मेरे भाई। ठीक है, 30 नंबर में अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। ठीक है, जो बड़े बड़े फैक्ट्री से वायु प्रदूषण निकलते हैं, गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, उसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चाय की खेती के लिए कौन सी भूमि होनी चाहिए? चाय की खेती के लिए कौन सी भी भूमि होनी चाहिए? कौन सी भूमि होनी चाहिए? तो सिंपल सा है, आप सभी इंस्टाग्राम के रील्स में देखे होंगे, इंस्टाग्राम के रील्स में या फिर वीडियो में कहीं पर भी देखे होंगे, चाय की खेती ज्यादातर गाना में। ठीक है, जो हिंदी पुराने हिंदी गाने हैं, नए नए हिंदी गाने आते हैं, उनमें आप सभी देखे होंगे ये सनम, यानी बहुत सारा ऑप्शन है मेरे भाई। ठीक है, आप सभी ज्यादातर शूटिंग वहीं पर होता है, पहाड़ी ढाल पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? कहा गया मेरे भाई? 33 नंबर का याद हो गया था ना? चलिए, 32 नंबर का तो याद हो गया, 33 नंबर में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। सॉरी, उत्तर प्रदेश नहीं लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश। गर्मी लग रहा है इसलिए मुंह से निकल गया था, सॉरी। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। ठीक है, इनसे पहले वाले क्लास को जरूर देखना। इस क्लास को पूरा करने के बाद विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तृतीय क्रियाकलाप पर्यटन मेरे भाई। ठीक है, 101% ये क्वेश्चन आपको पूछवे करेगा ये क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, लगभग 2-3 साल से हर एक साल पूछता है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप पर्यटन। घूमना फिरना आजकल के लोगों को ज्यादा पसंद है। ठीक है, ब्लॉग जिसको बोलते हैं, ब्लॉग बनाना। देखो 35 नंबर में, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? पनामा नहर, बताइए, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो देखो 35 का सही आंसर है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 36 नंबर में, यानी कि 36 नंबर में, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम, यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है? हमारा बिहार को तो छोड़िए दो, बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, यानी बिहार में बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जहां पर बहुत ही कम लोग हैं? तो सिक्किम या फिर मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश? जी, 36 का सही आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सिक्किम में बहुत ही कम आबादी है मेरे भाई। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? कागज उद्योग के लिए नेपानगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? नेपानगर। ठीक है, नेपानगर। ठीक है, 1 सेकेंड आपसे भी वेट करना, मैं थोड़ा सा लैपटॉप को चार्ज में लगा देता हूँ। ठीक है, अगर स्विच ऑफ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, 37 नंबर का याद हो गया आप सभी को? चलिए, 38 नंबर में, यहाँ देखो, मैं आप सभी को एक बात बोलना यहाँ पर भूल गया था, मध्य प्रदेश। नेपानगर कहाँ पर स्थित है? नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ओपेक का मुख्यालय कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? ओपेक का मुख्य कार्य है पेट्रोलियम व्यापार को नियंत्रित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 39, नागार्जुन सागर संबंध परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आप सभी को कुछ बताऊंगा, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखो कैसे आप 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो। देखो 90% मार्क्स लाना मेरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है और कोई छोटी बात भी नहीं है। ठीक है, 90% मार्क्स लाने के लिए आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, सब टीचर को मालूम है, सब स्टूडेंट को मालूम है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। अभी जो मैं यहाँ पर 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, किनके लिए? आपके लिए, 2 पैसा कमाने के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी लाइफ में यूट्यूबर बनूँ, बड़े टीचर के साथ मैं भी उठूँ बैठूँ, है ना। अभी मेहनत कर रहा हूँ, आगे चल के हो सकता है मैं भी बैठूंगा। सभी टीचर शुरू से स्टार्ट करते हैं और आपको भी शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े टॉपर होते हैं ना, आपसे भी उनसे जाकर के पूछना, वो नहाते भी नहीं है समय पर खाते भी नहीं है। समय पर खाते हैं लेकिन इधर से उधर घूमना फिरना उनको बंद करना पड़ता है मेरे भाई। टॉपर होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, बहुत ही उनको अच्छे से सम्मानित किया जाता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ,
अभी तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है ज्योग्राफिक का, ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है। अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, देखो 90% मार्क्स लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो क्लास चल रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक भी वीडियो नहीं बनाया गया है, ठीक है। अगर आप सभी कमेंट करके बताओगे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, नहीं तो मत करना, मेरे को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ढेर तरीका है पैसा कमाने का मेरे भाई, ठीक है। अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो मैं भी हो सकता हूँ डिजिटल बोर्ड खरीदूं, जो बच्चे 2028 में एग्जाम देंगे उनको मैं डिजिटल बोर्ड पर एकदम विस्तार से बताऊं, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आप सभी मेरे को ये बताइएगा कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना। अगर आप सभी को 2027 के बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफिक में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में 90% से ऊपर मार्क्स लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको याद हो गया था, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होंगे सही आंसर है, ठीक है। चलिए